पहला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति में किसके जीवन का सत्य प्रकट हुआ है या इस पंक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन निराला के जीवन का या हनुमान के जीवन का, लक्ष्मण के या विभीषण का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है निराला। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, इसमें ये पंक्ति राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने लिखी हुई है और यह माना जाता है कि निराला के जीवन की जो विसंगतियाँ रही, जो उनके जीवन का संघर्ष रहा, वो इस पंक्ति में प्रकट होता है। ऊपर दी गई पंक्ति राम की शक्ति पूजा की है, आपको ध्यान रखना है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। अब इसके बाद सरोज स्मृति के बारे में भी थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं कि सरोज स्मृति निराला जी की रचना है, सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम शोक गीत माना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके रचनाकार निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। ये बातें बहुत आवश्यक हैं, हम पढ़ जरूर लेते हैं इसे, लेकिन कहीं ना कहीं इसे बहुत छोटी सी बात समझ के छोड़ देते हैं। हमें इन्हें ध्यान रखना होगा। हमारा प्रयास यही है कि छोटी छोटी गलतियां कभी आपसे न हो। निराला जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो आपको ध्यान रखना है, अनामिका 1928, और प्रथम कविता उनकी है जूही की कली 1916, यानी संग्रह के रूप में अनामिका, और एक कविता जो पहली प्रकाशित हुई जूही की कली, उसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे? ऑप्शन आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अज्ञे। अज्ञे जी ने कुट्टी चातन नाम से व्यक्तिपरक निबंध लिखे हुए हैं। इसके साथ ध्यान रखिए, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? सन 1911 ईस्वी में। इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है, भग्नदूत 1933 ईस्वी में। इन्हें प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आप साथ साथ में ध्यान रखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। इसके साथ ही इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं कौन कौन सी हैं? नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, इन सभी कविताओं का जिक्र हमेशा आप जब अज्ञे के बारे में बात करेंगे तो उनके उपन्यास शेखर एक जीवनी और साथ में इन तीनों कविताओं का जिक्र उनके नाम के साथ बहुत बड़े आयाम के साथ जुड़ा हुआ है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जुड़ी हुई कविताएं भी हैं, इसलिए भी इन्हें आपको ध्यान रखना है। अज्ञे जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, धार और किनारे, युग संधियों पर। यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रहों के ही नाम दिए हैं, बाकी उनके निबंध संग्रहों की लिस्ट बहुत लंबी है, बाकी इन्हें आप ध्यान रखें, ये जरूरी है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर प्रश्नोत्तरी और हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए सभी फैक्ट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और बच्चन सिंह की पुस्तक पर आधारित हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। टोटल 170 पेज का ये नोट्स है, ठीक, और आप इसे प्रिंट फॉर्म में या फिर PDF में हमारे इस नंबर पे संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। ये सभी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों में किस इतिहासकार ने विभक्त किया है? ऑप्शन मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है और यह ग्रंथ 1938 ईस्वी में उन्होंने लिखा। ठीक, इसमें कुल 7 प्रकरण हैं। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ध्यान रखिएगा, स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने। इनके इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या कहा गया है? संधिकाल। ठीक, आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। अब इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह, एकांकी विधा के प्रवर्तक एक तरह से माने जाते हैं रामकुमार वर्मा, और इनके प्रसिद्ध जो एकांकी संग्रह है उनके नाम ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव, औरंगजेब की आखिरी रात। ये सारी एकांकियाँ इतनी अच्छी हैं, इतनी बढ़िया हैं कि आप इन्हें पढ़ेंगे तो मतलब एक पूरा बृहद नाटक जैसा आपको लगेगा, एकांकी जैसा लगेगा इन्हें। औरंगजेब की आखिरी रात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन में जो लोगों ने वहाँ से स्नातक किया हुआ है उन लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे ये एकांकी लगी हुई है पाठ्यक्रम में। ये
बहुत ही शानदार एकांकी, आप इसे जरूर पढ़ें अगर आपको कहीं मिले तो। अगला प्रश्न देखते हैं कि संशय की एक रात रचना के लेखक कौन है। ऑप्शन अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नरेश मेहता। संशय की एक रात के लेखक कौन है? नरेश मेहता। अब इसे आपको ध्यान रखना है कि इसमें राम को एक सामान्य मनुष्य की भांति दुखी और विचलित दिखाकर उनकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है। नरेश मेहता की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत। ऐसे ऐसे आप जब रचनाओं को ध्यान रखेंगे, एक एक प्रश्न के बहाने 2-3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा जब आप ध्यान रखने लगेंगे उनसे जुड़े, तो आप बहुत आसानी से सारी चीज़ों को याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न है, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अभी न होगा मेरा अंत। हमने अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको इस प्रश्न को दिया था, इस काव्य पंक्ति को, और यहाँ हमने इसलिए दिया कि आप ताकि ये रिमाइंड कर सकें कि आपने जब पढ़ा क्या वो आपको याद रहा या नहीं। दोस्तों, इस तरह के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने इस प्रैक्टिस सेट में लेकर के आपके लिए मौजूद होते हैं, ताकि आप अपने टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या फिर स्कूल लेक्चरर और यूजीसी नेट के लिए किसी भी परीक्षा के लिए आप हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को गलत न करें और इनमें बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मेरी धरती फूल खिलाए, मैं फूलों का चुंबन पाऊं, धरती मुझ पर फूल चढ़ाए, मैं धरती के शूल भुलाऊं। यह कविता की पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन देखिए, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत। तो इस पंक्तियों के लेखक कौन हैं बताएं? इसका जो सही उत्तर है वह है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी ने इन पंक्तियों को लिखा है कि मेरी धरती फूल खिलाए, मैं फूलों का चुंबन पाऊं, धरती मुझ पर फूल चढ़ाए, मैं धरती के शूल भुलाऊं। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि इस कविता का शीर्षक क्या है। इस कविता का शीर्षक है मेरी धरती और मैं। ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपी हायर के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में ये कविता लगी हुई है, और इसे ध्यान से देखें। साथ ही ये बात भी ध्यान रखें कि केदारनाथ अग्रवाल जी का जो जन्मकाल रहा है वो 1911 से सन 2000 तक रहा है, और ये प्रगतिवादी लेखक रहे हैं, प्रगतिवादी कवि रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार परीक्षाओं में 3-4 नाम देके ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन प्रगतिवादी है अथवा नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी कई बार आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कविता पंक्तियों के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र। तो बताएं इन कविता पंक्तियों के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल ये पाठ्यक्रम में जितनी कविताएं आज हम पढ़ाने वाले हैं ये सब पाठ्यक्रमों में लगी हुई हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इन पंक्तियों को याद भी कर लें, क्योंकि इनसे जुड़े हुए पंक्तियां पूछ सकता है। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सतपुड़ा के जंगल कविता में लिखा हुआ है इसे। अगला प्रश्न है, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। ये कविता की पंक्ति किसकी है? ये कविता की जो पंक्ति है वो किस कविता से है? ऑप्शन में है परिवर्तन कविता, बसंत कविता, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र या बादल राग। ये किस कविता की है? तो इसका सही उत्तर है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये पंत जी की कविता है। कविता का शीर्षक ये है, इसे ध्यान रखिएगा, और इसी में है कि हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुराचीन। जिन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान इस कविता को पढ़ा होगा वो जान रहे होंगे कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र ये पंक्ति उस सिलेबस में थी। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट और नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप इसे प्रिंट रूप में ऑर्डर कर सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है।
काफ़ी प्रैक्टिस सेट है, वन लाइनर प्रश्न है, कवियों पर आधारित हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, कहो रूपसी तुम कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केश कलाप। कहो रूपस तुम कौन, ये कविता की पंक्तियां, इसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत। तो इसका सही उत्तर है पंत। पंत जी की काव्य पंक्तियां हैं ये, कहो रूपस तुम कौन, और कविता का शीर्षक है संध्या। ध्यान रखें, संध्या कविता की ये पंक्तियां हैं। बहुत प्रसिद्ध कविता है, इसलिए इसे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रसिद्ध कविताओं के प्रश्न बनते ही बनते हैं। और आप अगर पाठ्यक्रमों का निरीक्षण करते होंगे, देखते होंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें पाठ्यक्रमों में लगी हुई सारी रचनाएं, चाहे काव्य की हों, चाहे गद्य की हों, उपन्यास, कहानी, ये सब ग्रेजुएशन से लेकर के मास्टर्स तक के बीच में ये आपके पाठ्यक्रमों में रही हैं। इसलिए बहुत कठिन नहीं है इनके नाम को याद रखना, इसे भी ध्यान रखिए। जैसे अगला प्रश्न है, जिसे समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं? तो सबसे पहली बात इसे ध्यान रखें कि ये जो काव्य पंक्तियाँ ऊपर दी गई हैं, ये कामायनी से हैं, कि जिसे समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी न जाओ इसको भूल। ये कामायनी के किस सर्ग में है? इसका जो सही उत्तर है वह है आशा। आशा सर्ग से ये पंक्तियां उद्धृत हैं, कामायनी की हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, 1935 में प्रकाशित हुई है, और इसमें कुल 15 सर्ग हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर हमारे प्रयास, हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नोट्स पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, और हम आपके लिए और बेहतर तरीके से इन नोट्स को तैयार कर रहे हैं, और इसे अपडेट भी बीच बीच में हम करते रहते हैं। तो जिन्हें वो चाहिए वो हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे ले सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, धूर भरे अतिशोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनि बाजत पीरी कछोटी। ये काव्य पंक्ति किसकी है? बहुत प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है ये, और मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत कई बार आपने पढ़ा होगा इसे। धूर भरे अतिशोभित श्यामजू, श्री कृष्ण के ऊपर, उनके बाल लीला के वर्णन के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसकी पंक्तियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंददास, सूरदास, रसखान, रहीम। इसका सही उत्तर है रसखान। रसखान की पंक्तियां हैं, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जबकि मैं जानता हूं कि इंकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है, किस कविता की पंक्ति है? जबकि मैं जानता हूं कि इंकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है, किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन में दिया है, जनतंत्र के सूर्योदय में सच्ची बात, अंधेरे में, सिंहासन खाली करो, मोचीराम। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? किस कविता की पंक्तियां हैं ये? इसका सही उत्तर है मोचीराम। मोचीराम कविता की ये पंक्तियां हैं, और इसे ध्यान रखेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। और मोचीराम कविता के लेखक कौन हैं? मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल जी की है, ध्यान रखिएगा। और उसकी इस पंक्ति को भी आप ध्यान रखिएगा, एक बार अपने से रीड कर लिया करें काव्य की पंक्तियों को। अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरुवर फल अपना वृक्ष अपना फल नहीं खाता, और सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता। ये काव्य की पंक्ति किसकी है? ऑप्शन रहीम, रसखान, गिरधर कविराय, तुलसीदास। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रहीम। रहीम जी की ये काव्य पंक्ति है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। सरवर सरोवर। अब इसकी पूरी पंक्तियां आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगा याद रखने में। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कवि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान।
रहीम जी लिख रहे हैं कि पर काज के लिए अपनी संपत्ति को संचित करके रखते हैं जो योग्य जन होते हैं, जो सुजान होते हैं, जिनके भीतर चेतना होती है, जो परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं, जो दयालु होते हैं, वो अपनी संपत्ति को संचित करके रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरवर अपना फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर या नदी या पानी के बड़े बड़े स्रोत जो भी हैं वो अपना जल स्वयं नहीं पी जाते, उसी तरीके से परकाज में लगा हुआ व्यक्ति अपने धन को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, वो दान में भी, लोगों की सहायता में भी उसे लगाता है। शिल्पी नामक नाटक संग्रह के लेखक कौन है? शिल्पी नामक नाटक संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी का नाटक संग्रह है शिल्पी नाम से। अब आगे इसके बारे में और महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत के 3 और प्रसिद्ध नाटक संग्रह हैं। कौन कौन से? रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण और एक ज्योत्सना के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो इतने नाटकों के बारे में सुमित्रानंदन पंत के आप जानते रहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों नाटकों की विशेषता आप देखेंगे कि ये तीनों ही गीत नाट्य संग्रह हैं, ठीक। तो रजत शिखर, शिल्पी और सौवर्ण ये तीनों गीत नाट्य संग्रह हैं, इनको ध्यान रखना है आपको, और ज्योत्सना भी इन्हीं का है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कल्पांतर, दंगा और राम नामक गीत नाट्यों के रचयिता कौन है? ऑप्शन नरेश मेहता, गिरजा कुमार माथुर, नरेंद्र कोहली, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर है गिरजा कुमार माथुर। कल्पांतर, दंगा और राम ये तीनों गीत नाट्य जो लिखे गए उसके लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर। अब आप गिरजा कुमार माथुर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारियां यहाँ जानेंगे, जिससे एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवाद का जो सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसे पहला सप्तक आप समझ सकते हैं, हालांकि उसका नाम केवल सप्तक है, उसमें शामिल है ये। तो पहले सप्तक में शामिल हैं गिरजा कुमार माथुर, ये ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमने आपको पिछली क्लासेस में भी बताई हुई है कि सुधियाँ उस चंदन के वन की, ये जो संस्मरण और यात्रा वृत्तांत का ये संग्रह विष्णुकांत शास्त्री जी का है। इस पुस्तक का नाम ही गिरजा कुमार माथुर की एक कविता में आई हुई पंक्तियों के आधार पर विष्णुकांत शास्त्री जी ने रखा है, और अपने सुधियाँ उस चंदन के वन की नामक पुस्तक की भूमिका में ही विष्णुकांत शास्त्री जी ने लिखा कि गिरजा कुमार माथुर की कविता की ये पंक्ति मेरे मस्तिष्क में कौंधी, और इस पुस्तक का नाम मैंने उनकी कविता की उस पंक्ति के आधार पे किया है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। यूपी हायर का जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खासकर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आप यहाँ गिरजा कुमार माथुर के बारे में जब सुन रहे हैं कि वो प्रयोगवाद के सप्तक वाले कवियों में शामिल हैं, तो उनकी कविता संग्रहों के नाम भी आप यहाँ पे रिवाइज कर लें। नाश और निर्माण, मंजीर, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, पृथ्वी कल्प, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान। इतने जो है ये गिरजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह हैं। तो रिवाइज कर लें, जिसमें नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, पृथ्वी कल्प बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे ध्यान रखिएगा गिरजा कुमार माथुर जी के संदर्भ में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, समस्या नाटकों की मुख्य प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जो समस्या नाटकों की नहीं है? ऑप्शन रूढ़ियों पर प्रबल आघात, पुष्ट तर्क और चिंतन से नए विचारों की स्थापना, बौद्धिकता और व्यंग्य से समाज को बदलने का प्रयास, नैतिक आदर्श और भावुकता की स्थापना। तो कौन सी मुख्य प्रवृत्ति नहीं है इनकी? इसका सही उत्तर है नैतिक आदर्श एवं भावुकता की स्थापना। समस्या नाटकों की जो प्रवृत्ति ही है वो नैतिक आदर्श और भावुकता, रोमांटिकता के विरुद्ध है। और उसकी प्रवृत्ति क्या है? रूढ़ियों पर बलाघात करती है, जो भी सामाजिक रूढ़ियां होंगी। पुष्ट तर्क और चिंतन के माध्यम से रूढ़ियों पर आघात करता है समस्या नाटक, और नैतिकता और आदर्श की जो भावुकता की बात है उन सभी को अपने तर्क और चिंतन से धराशायी करता है।
आगे देखिए, बौद्धिकता और व्यंग से समाज को बदलने का प्रयास, ये तीनों प्रवृत्तियां जो हैं समस्या नाटकों की हैं, ये नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, समस्या नाटक के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन, भातेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। हिंदी के समस्या नाटकों के प्रवर्तक कहे जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। अब इनके महत्वपूर्ण नाटक कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है और इनके बारे में कुछ और बातें आपको बताएंगे। मुक्ति का रहस्य, सन्यासी, सिंदूर की होली और राक्षस का मंदिर, ये चारों उपन्यास आप ध्यान रखिए, नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के हैं। मुक्ति का रहस्य, सन्यासी, सिंदूर का होली और राक्षस का मंदिर, इन चारों नाटकों में लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने भावुकता के विरुद्ध अपने तर्क और चिंतन और व्यावहारिकता को स्थापित किया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि रोमांटिकता के विरुद्ध बौद्धिक आग्रह है या फिर रोमांस विरोधिनी प्रवृत्ति है उनकी। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों की प्रवृत्ति क्या है? रोमांस विरोधिनी, भावुकता विरोधी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है लाला श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इसके साथ आप और एक किशोरी लाल गोस्वामी जी का जो नाटक है मयंक मंजरी, उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो मयंक मंजरी जब नाम आएगा तो किशोरी लाल गोस्वामी, और रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक की बात जब आएगी तब आपको वहाँ पे ध्यान रखना है लाला श्रीनिवास दास। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के इस शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, साथ ही महत्वपूर्ण जो लगभग 35 बड़े रचनाकारों पर पूरा का पूरा कलेक्शन है। प्रश्न है, ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि ये न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रीतिकाल के कवि के लिए है? अब देखिए, ये प्रश्न में ही बताया गया है कि किसी एक रीतिकाल के कवि के लिए ये कहा गया है। और ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? ऑप्शन में है घनानंद, पद्माकर, कुलपति मिश्र, सेनापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पद्माकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्माकर के विषय में कहा कि ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी नहीं। ऊहा का मतलब जो बहुत ऊहात्मक, जो भीतर की बहुत, जो बिहारी की कविताओं में आपने सभी ने देखा होगा कि विरह ताप से एकदम हाय हाय मचाती हुई जिस तरह की रचनाएं होती हैं, उस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे कोई मजमून नहीं बांधते, बल्कि हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। तो ये पद्माकर के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, परमाल रासों को लोक में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन में है ढोला मारूरा दूहा, आल्हा खंड, वसंत विलास, जयचंद्र प्रकाश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आल्हा खंड। परमाल रासों का आल्हा खंड बहुत प्रसिद्ध है और एक तरह से उसका एक पर्याय के रूप में ही परमाल रासों का ही हो गया है। और परमाल रासों किसकी रचना है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में तुलसीदास द्वारा रचित रचनाओं की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन 16, 12, 10, 9। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास, जो उनका ग्रंथ है, उसमें तुलसीदास जी की रचनाओं की कुल संख्या, उनके द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 12 बताई हुई है।
तो आपको इसे ध्यान रखना है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर नोट्स टोटल 170 पेज में हमारे सिंधी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएंगे। आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इस नोट्स को प्रिंट रूप में ऑर्डर कर सकते हैं और एक सप्ताह के अंदर बाय स्पीड पोस्ट आपको ये मिल जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने रीतिकालीन काव्य को 3 श्रेणियों में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त में विभाजित किया है? ऑप्शन है मिश्रबंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त इन 3 श्रेणियों में रीतिकाल के कवियों को बांटा हुआ है। आप सभी को लग सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसका सही उत्तर होगा, लेकिन शुक्ल जी ने, आप अगर देखेंगे उनके हिंदी साहित्य का इतिहास को, तो उसमें रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवियों की श्रेणी के रूप में इसे विभाजित किया हुआ है। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन शुक संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय, लाल पंथ, अलखिया संप्रदाय। तो चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? इसका सही उत्तर है शुक संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम है शुक संप्रदाय। ध्यान रखेंगे इन सारे प्रश्नों को। सामान्य लगने वाले प्रश्न, छोटे लगने वाले प्रश्न, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, ये आपके नंबर की स्कोरिंग में बहुत काम आने वाले प्रश्न हैं। जो पंक्तियों से, कथनों से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो सभी के लिए थोड़े टफ होते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा होता है वो बहुत अच्छे से उसका आंसर कर लेते हैं, लेकिन जो ये वन लाइनर टाइप के प्रश्न होते हैं, जो एक शब्द में जिनके आंसर आ रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को गलत करना आपकी स्कोरिंग को कम करता है, नंबर की स्कोरिंग को काफ़ी कम कर देता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है। ये प्रश्न देखते हैं, यह केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था, केवल सामाजिक शक्ति में एक दूसरे से टकराने का भी समय नहीं था, बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का समय था। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि पर उक्त विचार किसके हैं? वो कहते हैं कि यह केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था, सामाजिक शक्तियों के टकराने का काल नहीं था, बल्कि एक नवीन युग का उदय हो रहा था। ऐसा मत आधुनिक काल के बारे में कौन रखता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल का समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, वो कहा है महाराजा हम्मीर के समय तक ही। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको नए प्रश्नों का और जो सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी का एक रिवीजन क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेंगी, और उससे आप रिवाइज करेंगे। और बहुत सारी जो प्रश्न हम छोड़ देते हैं, जिनकी संख्या हम नहीं गिनते कि ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर रिवाइज करवाएंगे। साथ ही जो खास प्रश्न बनते हैं शुक्ल जी के इतिहास से, वो भी हम आपको यहाँ पर तैयार करवाएंगे। अगला प्रश्न है, माधुरी पत्रिका में 1927-28 में छप रही पंत जी और पल्लव लेखमाला के रचनाकार या लेखक कौन थे? ऑप्शन महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। माधुरी पत्रिका में, अब आपको ध्यान रखना है, आप सभी जानते हैं कि पंत जी और पल्लव नाम की रचना निराला जी की है। आपको उसी से इस उत्तर का अनुमान हो गया होगा, लेकिन इसके साथ एक दो तथ्य और ध्यान रखिए कि पंत जी और पल्लव नाम से जो उनकी पुस्तक है, वो लेखमाला के रूप में सन 1927-28 में माधुरी पत्रिका में सीरीज वाइज छप रही थी।
बाद में वो पुस्तकाकार रूप में छपी, लेकिन पहले वो माधुरी पत्रिका में छप रही थी, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन, गोरखनाथ का योग मार्ग, बौद्ध सिद्ध आचार्यों की तंत्र साधना, जैन चरित काव्यों की परंपरा और शंकराचार्य का मायावाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गोरखनाथ का योग मार्ग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन से पूर्व अगर पूरे भारत में सबसे मजबूत और शक्तिशाली कोई धार्मिक आंदोलन चल रहा था तो गोरखनाथ का योग मार्ग। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न के साथ। हमारा अंतिम प्रश्न है, सरस्वती के संपादन काल में, देखिए ये कथन है बहुत महत्वपूर्ण, कि सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दिया करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में यह कथन किसका है? देखिए द्विवेदी जी के बारे में ही ये किसी ने कहा हुआ है ये कथन, और इसे ध्यान रखिएगा किसने कहा है इसे। ऑप्शन में है नामवर सिंह, रामचरित उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में ये बात कहते हैं कि उन्हीं की प्रेरणा से बहुत सारे लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे, और जो लोग कविताएं भेजते थे उन सभी की भाषा आदि ठीक करके वे सरस्वती में छापा करते थे। इस तरह से खड़ी बोली का जो एक तरह से परिष्कार हुआ, उसका विस्तार हुआ, उसे नई ऊंचाई प्रदान करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो योगदान है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन पंक्तियों में उद्घाटित किया हुआ है। प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं में शामिल नहीं है, आपको जो शामिल नहीं है वो तलाशना है। ऑप्शन, पहला, व्यंजनों के उच्चारण के लिए उनके साथ प्रायः स्वर जोड़े जाते हैं, तो ये आपका सही है। शिरोरेखा विहीनता है, ये गलत है। देवनागरी लिपि में आप देख रहे होंगे ये देवनागरी लिपि में ही टाइप किया हुआ अक्षर है, और इनमें शिरोरेखा होती है। हर अक्षर के ऊपर से जो ये लाइन खींची जाती है ये शिरोरेखा है, तो ये जो है गलत है, विशेषताओं में शामिल नहीं है। बाकी इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, ये बात सत्य है। नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा है, ये बात भी सत्य है। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि शिरोरेखा नागरी लिपि की विशेषताओं में है, और इसमें लिखा है विहीनता, तो इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति निबंध के विषय में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? यानी शुक्ल जी के इस निबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? ऑप्शन, पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के बिना श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। श्रद्धा एक विस्तृत भाव है, इसके बदले हम श्रद्धेय से अपने लिए कुछ नहीं चाहते। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अब इसमें त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है ये तलाशना है। तो देखिए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये बात सत्य है। श्रद्धा का भाव विस्तृत है, ये बात पूरे निबंध में आप देखेंगे, और हमारी क्लास भी जो बनी हुई है, जो वीडियो हमने बनाया हुआ है श्रद्धा और भक्ति पर, उसमें भी देखेंगे कि श्रद्धा का भाव विस्तृत होता है, और इसके बदले श्रद्धेय से हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते। ये जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं उसका सान्निध्य चाहते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ श्रद्धेय से नहीं चाहता व्यक्ति, लेकिन प्रेम में चाहता है, भक्ति में चाहता है। श्रद्धा का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, ये बात गलत है, यही आपका त्रुटिपूर्ण कथन है, क्योंकि श्रद्धा का कारण जब तक नहीं पता होगा तब तक आप किसी के प्रति श्रद्धावान हो ही नहीं सकते। अगर महात्मा गांधी के प्रति, विवेकानंद के प्रति आपकी श्रद्धा है तो उनकी किन्हीं विशेष गुणों के कारण है, यानी वो कारण आपको ज्ञात है। तो ज्ञात कारणों से श्रद्धा का उद्भव होता है, उस भाव की जो उत्पत्ति होती है मन में, वो उसके ज्ञात कारणों के कारण होती है। तो ये जो है त्रुटिपूर्ण कथन है। बाकी ऊपर एक जो है वो भी सत्य है कि पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति, यही देखिए जो कारण है वही कि पूज्य भाव का महत्व और आनंदपूर्ण स्वीकृति जब आप किसी की कर लेते हैं, किसी का सानिध्य, किसी का होना, किसी के गुण
आपको आनंद की ओर लेके जाते हैं या उनके पूज्य भाव का महत्व आप समझ जाते हैं, तब श्रद्धा उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी की किस उपभाषा यानी बोली के लिए कोसली शब्द का प्रयोग प्रचलन में रहा है? ऑप्शन अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अवधी। कौशल प्रदेश जो अवध प्रदेश है वहाँ की जो बोली है अवधी, और इसीलिए अवधी को कोसली शब्द से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, न, ल, र, स ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन वर्ज्य, पार्श्विक, कंपनजात, कोमल तालव्य। बताएं, न, ल, र, स, ज ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ज्य। वर्ज्य का मतलब ये होता है कि जहाँ से दंत मूल जो होता है उसे वर्ज्य कहते हैं। जहाँ से दांत उगते हैं, जो अंदर की ओर से मसूड़ा और दांत जहाँ से निकल रहे हैं, उस हिस्से में इन सारे वर्णों का उच्चारण वहीं से जीभ जाके वहाँ टकराती है। आप उच्चारण करके देखिए, जब आप न कहेंगे तो न दांत जहाँ से उगता है उसके मूल में जाके जिह्वा वहाँ टच होती है, स्पर्श होती है। न, ल, र, स, ज ये सारे वर्ण जिह्वा दंतमूल में जाके टकराती है और उसे वर्ज्य कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसे। दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का संकलन, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, रचनाकार विशेष पर 40 बड़े रचनाकारों पर जो हमने पूरी एक वन लाइनर श्रृंखला बनाई हुई है, साथ हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पुरस्कार पर संबंधित सारे प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो ये नोट्स तैयार है वो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी गद्य रचनाएं हैं पाठ्यक्रम में लगी हुई, उन पर आधारित ये नोट्स है। और वन लाइनर तथा साथ में प्रैक्टिस सेट भी टेक्स्ट आधारित इसमें है। कुल 100 पृष्ठों का ये नोट्स है, जिसमें जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज और नाटक, कहानी, निबंध जितने भी हैं, इन सभी रचनाओं पे वन लाइनर नोट्स हैं। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। 50 दिन 60 दिन जो इस परीक्षा के बचे हुए हैं यूपी हायर के, उसमें ये आपके लिए काफ़ी योग होगा, इससे काफ़ी सहायता मिलेगी आपको इससे। तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति आधारित नाम है? कौन सा प्रवृत्ति आधारित नाम है? ऑप्शन गद्यकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गद्यकाल। ये प्रवृत्ति के आधार पर है, बाकी सब व्यक्तियों के आधार पर ये नामकरण किए गए हैं कालों के, ये प्रवृत्ति के आधार पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं है। जो नहीं है भारतेंदु मंडल में वो आपको पहचानना है। ऑप्शन राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं है, ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। बाकी भारतेंदु के मंडल में कौन कौन था? राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख सिद्ध संतों में सम्मिलित नहीं है। सिद्ध संतों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन शबरपा, लोईपा, जंभनाथ, डोम्बिपा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जंभनाथ। जंभनाथ ये नाथों की परंपरा में आते हैं, सिद्धों में नहीं। सिद्धों में शबरपा, लोईपा, डोम्बिपा। और आप सभी जानते हैं कि सिद्धों में जो पा है, पा सभी अपने नाम के अंत में लगाते हैं, ये आदर सूचक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प चुनना है आपको। सुमेलित विकल्प कौन सा है? पहला मंझन, मृगावती, मुल्ला दाऊद, हंसावली, कुतुबन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली। तो सुमेलित विकल्प कौन सा है? इसका सही उत्तर है उस्मान, चित्रावली। यही एक सही सुमेलित है, बाकी जो है वो सही सुमेलित नहीं है।
क्योंकि मंझन ने क्या लिखा है, मधुमालती। मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा है, चंदायन। और कुतुबन ने क्या लिखा है, कुतुबन ने मृगावती लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित युग्म पहचानिए। कविता का नाम दिया है, काव्य संग्रहों के नाम हैं और उसके बगल में कवियों के नाम लिखे गए हैं। सही कौन सा है वो आपको चुनना है। ऑप्शन है अरियो करुणामय प्रभामय, ये किसका है, इसमें दिया है शमशेर बहादुर सिंह, ये गलत है। उत्सवा नागार्जुन, ये गलत है। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये गलत है। जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल, ये सही है। अपूर्वा जमुन जल तुम बोले बोल बोल, ये केदारनाथ अग्रवाल का है। ठीक है, इनमें बाकियों के देखते हैं कि इनके सही सुमेलित क्या हैं। जैसे अरियो करुणा प्रभामय, ये अज्ञे की जो है वो रचना है। उत्सवा नरेश मेहता की है। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये शमशेर बहादुर सिंह की है। तो इन्हें ध्यान रखिएगा। बाकी ये चौथा सही है ही, जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में ब्रजबोली का क्षेत्र नहीं है। जो ब्रजबोली का क्षेत्र नहीं है वो पहचानना है आपको। ऑप्शन है सहारनपुर, मथुरा, करौली, भरतपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सहारनपुर। मेरठ, सहारनपुर ये सारे जो हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। बाकी मथुरा, करौली, भरतपुर ये सब सीमा से लगे हुए, भरतपुर, मथुरा ये सब लगा हुआ सीमा से है और ये ब्रजबोली का क्षेत्र है। तो ध्यान रखेंगे सहारनपुर, मेरठ ये सब खड़ी बोली का क्षेत्र है। दोस्तों ये सारे प्रैक्टिस सेट और सारे ये प्रश्न जितने हैं हमने यहाँ पे संकलित किया हुआ है, ये सब परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत तार्किक प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न राजस्थान के अलग अलग लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाली अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं बार बार और काफ़ी स्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न है, गाँव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने और भसने भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। यह कहने वाले रेणु को किस शहर में पहली बार ऐसा अनुभव हुआ। ऑप्शन भागलपुर, दरभंगा, पटना, गया। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है पटना। दरअसल ये जो पंक्ति ऊपर लिखी हुई है ये फणेश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज ऋणजल धंजल में आई हुई पंक्ति है और उसमें जो बाढ़ की स्थितियां सन 1975 के बाढ़ की बातें वो बताते हैं। उसमें पहला ही शीर्षक से उन्होंने लिखा है कुत्ते की आवाज़ और उसमें उन्होंने ये बताया है कि बाढ़ में गांव में रहते हुए उन्होंने इस तरह का अनुभव नहीं देखा है, बाढ़ में धंसने भोगने का। ये शहर में आए तब उन्हें ऐसा देखने को मिला। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि वह तो पटना शहर में पहली बार ऐसा कब हुआ, वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी, पुनपुन नदी है, पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया। ये बात ऋणजल धंजल में आई हुई है और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। आगे उन्होंने लिखा कि अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। गांव में थे तब ऐसा नहीं उन्होंने कभी झेला, लेकिन शहर में आने के बाद पटना में जिस तरह की अव्यवस्था थी, पानी के निकासी की समस्याएं, उसकी वजह से शहरों में बाढ़ की स्थितियां और बढ़ गई, वो उसमें दिखाई पड़ता है। आगे वे लिखते हैं कि इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ऋणजल धंजल की है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है। आपको सुमेलित विकल्प ढूंढना है। पहला है अनाम दास का पोथा भगवती चरण वर्मा, ये गलत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है। धूर्त रसिक लाल राधा कृष्ण दास, ये गलत है, ये लज्जाराम मेहता का है। जहाज का पंछी ये इलाचंद्र जोशी का है, जैनेन्द्र का नहीं, ये गलत है। नीला चांद ये शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है, ये सही है। तो सुमेलित विकल्प आपका ये हो जाएगा। आगे देखिए, ये इन उपन्यासकारों के नाम भी आपको बता दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा ताकि ये उपन्यासकारों के नाम कभी पूछे तो आप उसे कर सकें। दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों का संकलन हिंदी साहित्य के इतिहास का शॉर्ट नोट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह
और नगेंद्र के आधार पर ये बनाया गया है हमारा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सब के लिए। और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण नोट्स जो तैयार है वो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो यूपी हायर की परीक्षा होने वाली है अप्रैल में, उसमें लगी हुई गद्य पुस्तकों, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण काव्य जो पुस्तकें हैं उन पर एक शानदार ये नोट्स है, बहुत उत्कृष्ट नोट्स है जो कि आपके लिए तैयार किया हुआ है। जो 50 से 60 दिन परीक्षाओं का समय मिला हुआ है, उन सभी में आप इसे ले करके शॉर्ट में इसे पढ़ करके अपनी परीक्षाओं को बेहतर कर सकते हैं। रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा और साथ ही जितनी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास लगे हैं सब पर इसमें नोट्स आपको मिलेगा। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है? ऑप्शन: गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेयी पुष्पा, आफुदरी रमणिका गुप्ता, तिरस्कृत ओम प्रकाश वाल्मीकि, मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर। तो इसमें असंगत कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये सब आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं। इसमें असंगत है तिरस्कृत। तिरस्कृत ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, सूरजपाल चौहान की है। तिरस्कृत और संतप्त वो उनकी आत्मकथाएं हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेयी पुष्पा ये सही है। आफुदरी रमणिका गुप्ता ये भी सही है। मेरी पत्नी और भेड़िया ये डॉक्टर धर्मवीर का ये भी सही है। ठीक, अब इनके सभी के प्रकाशन वर्ष भी आप साथ में एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न तैयार करने की श्रृंखला में तैयार कर सकते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की 2005 में। तिरस्कृत और संतृप्त हमने बताया कि ये सूरजपाल चौहान का है आत्मकथा, 2002 में ये तिरस्कृत प्रकाशित हुई। मेरी पत्नी और भेड़िया ये डॉक्टर धर्मवीर का है, 2009 में प्रकाशित हुई है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, 1997 में प्रकाशित है। तो ये इतनी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकारों के नाम आप याद रखेंगे। यहाँ 1 मिनट में आपने इस प्रश्न को जितनी देर में देखा, ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी आपकी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन: जूठन, अपने अपने पिंजरे, मुर्दहिया, अछूत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अपने अपने पिंजरे। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे है। इसके लेखक कौन हैं? मोहनदास नैमिषराय। अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे 2 भागों में लिखित है। पहला भाग इसका 1995 में और दूसरा सन 2000 में प्रकाशित हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। मोहनदास नैमिषराय। मुर्दहिया 2010 में तुलसीराम जी ने लिखा है और दूसरा जो उन्होंने अपने आत्मकथा का खंड लिखा वो मणिकर्णिका नाम से 2013 में लिखा हुआ है। तो मुर्दहिया और मणिकर्णिका 2010 और 2013 इन दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कंठ विषपाई 1963 ईस्वी में प्रकाशित है, ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन: कविता, कहानी, उपन्यास, काव्य नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है काव्य नाटक। एक कंठ विषपाई 1963 में काव्य नाटक के रूप में किसने लिखा? दुष्यंत कुमार जी ने। ठीक, अब इसके अलावा एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न तैयार करने की आपकी जो ये श्रृंखला है यहाँ से शुरू होती है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अच्छे से देख लीजिएगा कि एक कंठ विषपाई 1963 में काव्य नाटक के रूप में दुष्यंत कुमार जी ने लिखा। इसमें शिव और सती की पौराणिक गाथा को आधुनिक प्रसंगों और संदर्भों से जोड़कर रचा गया है। तो इसके मूल में क्या है? शिव और सती की पौराणिक कथा और आधुनिक प्रसंगों संदर्भों से उसे जोड़ा गया है। इसके अलावा काव्य नाटक और कौन कौन से हैं उसे ध्यान रखिएगा। जैसे अंधा युग के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये बहुत सारे लोग काव्य मानते हैं, बहुत सारे लोग नाटक, तो ये जो है काव्य नाटक की श्रेणी में है, 1955 में प्रकाशित है। सूखा सरोवर भी काव्य नाटक है, 1960 में लक्ष्मी नारायण लाल का। अग्निलीक 1976 में भारत भूषण अग्रवाल का। ये तीनों और साथ में एक कंठ विषपाई, ये 4 का नाम आप काव्य नाटक के रूप में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है? ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दरअसल पंचवटी नाम से दो रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। पंचवटी प्रसंग अगर पूछे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और केवल पंचवटी की बात आए तो मैथिली शरण गुप्त। ध्यान रखिएगा, हमने इसे नीचे लिखा हुआ भी है कि जो पंचवटी प्रसंग है वो निराला का गीति नाट्य है, और जो पंचवटी नाम से 1925 में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, ये काव्य संग्रह है। तो पंचवटी और पंचवटी प्रसंग दो रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे दोनों के रचनाकारों के अलग अलग नाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रियदर्शी रचना के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन निराला, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय जी का जो वो गीत नाट्य है, इसे ध्यान रखेंगे आप, उत्तर प्रियदर्शी। और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात रामचंद्र तिवारी जी ने जो लिखा है वो आपको बता दें। उत्तर प्रियदर्शी में अज्ञेय ने अशोक के जीवन को केंद्र में रखकर व्यक्ति के अंतस्थ नरक में उसके फंसने, तड़पने, टूटने, मरण यातना सहने और फिर पारमिता करुणा के सहारे उस यातना से मुक्त होने की गाथा प्रस्तुत है। कुल मिला के उत्तर प्रियदर्शी में अशोक के जीवन को केंद्र में, सम्राट अशोक के जीवन को केंद्र में रख के अज्ञेय जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अग्निलीक। अग्निलीक नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल जी ने लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1976 और ये भी काव्य नाटक है। ध्यान रखेंगे, अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल काव्य नाटक और प्रकाशन वर्ष 1976। अब इसका विषय थोड़ा सा जान लीजिए कि अग्निलीक में है क्या। इसमें राम को विशुद्ध मानव के रूप में दर्शाया गया है। उनके चरित्र में व्याप्त अंतर्विरोधों को सीता के माध्यम से उजागर किया गया है। तो ये अग्निलीक ध्यान रखेंगे। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, कई रचनाएं साथ में देखिए कि निम्न में से कौन सा राम के जीवन से संबंधित नहीं है। ऐसे कई प्रश्न बनते हैं, कौन सा कृष्ण के जीवन से संबंधित नहीं है, कौन सा महाभारत की कथा से संबंधित नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो अलग अलग पौराणिक संदर्भों पर हों, उन सभी को आपको एक साथ ध्यान करना चाहिए, एक जगह लिख लेना चाहिए कि ये इन जो पौराणिक पात्रों के जीवन गाथाओं पर लिखी गई हैं। उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? बादल की मृत्यु, ऑप्शन गीति नाट्य, नाटक, प्रबंध काव्य, एकांकी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है एकांकी। बादल की मृत्यु एकांकी विधा की रचना है। अब इस बादल की मृत्यु को लिखा किसने है? तो ये बातें एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्नों में आप यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स इसके बारे में जानेंगे कि इसका प्रकाशन वर्ष 1930 है। बादल की मृत्यु, इसके एकांकीकार कौन है? रामकुमार वर्मा। तो ये एकांकी विधा की रचना है, ये भी ध्यान रखना है। 1930 में है, ये भी ध्यान रखना है। रामकुमार वर्मा का नाम ध्यान रखना है। और पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर बादल की मृत्यु को लिखा गया है। रामचंद्र तिवारी जी ने अपनी पुस्तक में ये बात लिखी है कि पश्चिमी नाट्य विधान का जो भी पैटर्न है उन सभी को ध्यान में रख के बादल की मृत्यु की रचना रामकुमार वर्मा जी ने की। रामकुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी विधा का जनक माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इनका एक प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है, वो ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज की आंखें, 1938 में। तो एक प्रश्न से देखिए आप कितने प्रश्नों को यहाँ तैयार कर सकते हैं एक साथ। ये ट्रिक अगर आप आजमा करके कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से कई सारे प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतरण करने का श्रेय किसे जाता है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है और इसका नाट्य रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन गोपाल राय, मंगलेश डबराल, गिरीश कर्नाड, स्वदेश दीपक। तो इसका सही उत्तर है
गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जी ने रंगनाथ की वापसी नाम से राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न हमने आपके लिए काफ़ी कलेक्ट करके अलग अलग जगहों से जो इन सब के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे वो एक जगह किया, ताकि जब आप एक प्रश्न तैयार करें तो उसके इर्द गिर्द बनने वाले या उनसे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी आसानी से समझ सकें। कुछ प्रश्नों की व्याख्याएं, उनके जो मुख्य कथ्य हैं वो भी हमने आपके लिए उपलब्ध कराए, महत्वपूर्ण आत्मकथाओं के सन भी आपको उपलब्ध कराए, ताकि एक ही क्लास में आप उन सारी चीज़ों को समझ जाएं, अलग अलग जगहों पे आपको दौड़ना और भटकना न पड़े। तो हमारे इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, प्रवक्ता परीक्षा सबके लिए समान रूप से हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स उपयोगी है, और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए ये गद्य रचनाओं पर आधारित ये नोट्स, 100 पेज का नोट्स आपकी परीक्षाओं में आपकी बहुत मदद करेगा। तो आज ही अपनी प्रति बुक करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर करें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।